हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। दिल्ली करंट अफेयर्स इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट जो दिल्ली के जो टॉप 10 एमसीक्यूज है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका ये दिन बहुत अच्छा रहे और जो भी आपके टारगेट्स हैं आप उसको आज जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, तो हम क्लास की आज शुरुआत करते हैं और क्लास के लास्ट तक बने रहना। जो भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा एक प्रीवियस क्वेश्चन रहता है जिसमें आपसे इसका आंसर एक्सपेक्टेड रहता है कि जो ऑल इंग्लैंड ओपन फाइनल है उसमें 2 बार पहुंचने वाले दूसरे इंडियन शटलर कौन है। ठीक है, तो इसका प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, लक्ष्य सेन या साइना नेहवाल, जो भी सही आंसर आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, जो अभी फाइनल में तो पहुंचे थे लेकिन ये फाइनल में ये हार गए थे। ठीक है, तो इनका क्या नाम था, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में दें। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की गई जिसमें ट्राइबल होम स्टे प्रोग्राम 2026 की इनॉग्रल बैच में कितने पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या सिस्टम है इसको हम समझेंगे एक मिनट में। कि ट्राइबल होम स्टे अभी गवर्नमेंट क्या किया पता है आपको। इससे पहले ये था कि अब जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो ट्राइबल होम स्टे में रुक सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने एक थोड़ा प्लान किया कि लोग वहां तो जाते हैं लेकिन उनके एक्सपीरियंस उतने अच्छे रहते नहीं है, तो उन लोगों को हम किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसके लिए अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किए गए। जो ट्राइबल होम स्टे है उसको किस तरह से हम और ज्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसको हम और किस तरह से ट्रेनिंग देके सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो एक पहला बैच था जिसमें ट्राइबल होम स्टे प्रोग्राम, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर इन द इनॉग्रल बैच। तो जो मतलब अलग अलग राज्यों से उनको बुलाया गया था और उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उसमें कितने, लगभग 40 लोगों का एक अभी हाल ही में बैच कंप्लीट हुआ था जिसमें उनको ट्रेनिंग दी गई थी हम किस तरह से गेस्ट को हैंडल कर सकते हैं और सारी चीजें उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आईटीडीसी होता है और जो अभी जनजातीय जो मामला मंत्रालय है उन दोनों का सहयोग से ये सारी चीजें हो रही है कि जो जो होम स्टे के मालिक हैं उनको किस तरह से उनका कौशल बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई एक पहल है। ठीक है, तो उनको किस तरह से आईटीडीसी आपको पता है जो आपका जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है वो, और जनजातीय मामला मंत्रालय, जो होम स्टे के मालिक है उनको किस तरह से और ज्यादा स्किल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अब नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। और जो प्रारंभिक बैच था उसमें लगभग 40 प्रतिभागियों का पहला बैच था जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गुजरात से जो वरिष्ठ अधिकारी है वो भी उपस्थित थे और बहुत सारे जो होम स्टे के मालिक थे वो भी थे। ठीक है, और इसमें आईएचएम अशोक द्वारा इसका प्रशिक्षण किया जाएगा जिसमें इसमें बताया जाएगा कि अतिथि को किस तरह से प्रबंधन करना है, उसका आतिथ्य कैसे करना है, उसको स्वच्छता किस तरह से मेंटेन करनी है घर में, स्थानीय व्यंजनों को किस तरह से कवर करना है, किस तरह से पूरा शेड्यूल कैसे रह जाएगा, ये पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, तो जरूर याद रखना ये क्वेश्चन। अभी होम स्टे जो प्रोग्राम था उसमें जो पहला बैच था तो उसमें कितने लोग थे, 40 बैच थे। और कहाँ पे ये इनोग्रेशन हुआ, दिल्ली में। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछ लेते हैं तो होम स्टे के जो मालिक हैं उनको किस तरह से और ज्यादा स्किल किया जा सकता है, तो ये पूरा इसका उद्देश्य रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2026 के जो फैंस यूट्यूब पर कितने मिनट्स तक लाइव देख सकेंगे। अब आपको लग रहा होगा यूट्यूब पे भी हम फीफा वर्ल्ड कप देख सकते हैं, तो इससे अच्छा तो क्या हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं देख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी आने वाले टाइम में जब आपकी जो यूट्यूब है उसमें फीफा के ऐड है ना भर भर के आएंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य रीजन है कि जो फीफा का अभी 2026 का जो वर्ल्ड कप कहाँ पे आयोजित होगा, ये आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। कहाँ पे, यूएसओ, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित होगा। और यूट्यूब इसका है ना ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। और यूट्यूब कौन बन गया है, इसका ऑफिशियल पार्टनर बन गया है। तो और 10 मिनट तक दिखाएगा और फिर ये कहेगा कि अब आप जो भी आपकी इनके आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फीफा का ऑफिशियली कौन बन गया है, ऑफिशियल जो पार्टनर बना है यूट्यूब बना। और यूट्यूब 10 मिनट तक फीफा का जो इनिशियल के 10 मिनट होंगे उसमें ये फ्री दिखाएगा। ठीक है, यूट्यूब के साथ साझेदारी की है इन्होंने अभी। और हाइब्रिड व्यूइंग के अनुभव के लिए आप पहले 10 मिनट तक ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे, फिर जो भी आधिकारिक प्रसारक है वहां से आपको देखना पड़ेगा मैच। ठीक है, इससे ये होगा बहुत ज्यादा जो यूट्यूब के इतने, आपको पता है कितनी ज्यादा मतलब कितने मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो वहां तक सब तक पहुंच पाएगी और जो फीफा लोग नहीं जानते हैं वो भी इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और लाइव के छोटे ऐसे और इंटरेक्टिव सामग्री ये यूट्यूब प्रदान करेगा। और इस बार का जो 2026 का जो संस्करण है वो सबसे बड़ा फीफा का संस्करण माना जाता है। इसमें 48 टीमों के मैच होंगे और 104 मैचों के साथ इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप माना गया 2026 का वर्ल्ड कप। और जो 48 टीम है इसमें इंडिया की टीम नहीं है, तो ये सोचने वाली बात रहेगी कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार जो फीफा का जो ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है, यूट्यूब बना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखना आ सकता है। अभी अगला क्वेश्चन है जो गुरु तेग बहादुर जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है
उसमें अभी हाल ही में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो ये किसकी है? तो आपको तेग बहादुर से आपको याद आता है कि ये पंजाब से रिलेटेड है, तो ये पंजाब में एक प्रकार की यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसमें सारी चीजें जो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सारी चीजें इसमें ट्रेन की जाएगी, ठीक है। तो इसमें बात करें तो 300 करोड़ का लगभग है ना अगले 3 साल तक इन्वेस्टमेंट किया जाए। कितने करोड़ का? 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 3 साल के लिए। और उसके बाद इसमें और जरूरत पड़ी तो और आगे इसमें फंड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी जिसमें रक्षा का अध्ययन हो जाएगा, जिसमें एरो स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी, साइबर सुरक्षा पढ़ाई जाएगी, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान किया जाएगा, और न कि बीए बीएससी बीएड किया कराई जाएगी इस यूनिवर्सिटी में। तो ऐसी यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट को होनी चाहिए, जिससे क्या होता है जो भी आने वाले जो भी हम फ्यूचर जनरेशन है उसको और किस तरह से, जैसे रक्षा का अध्ययन अब आपको हर जगह ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको आपके जो डिफेंस है उसके बारे में पढ़ाया जाए, एरो स्पेस के बारे में पढ़ाया जाए, साइबर सुरक्षा के बारे में पढ़ाया जाए, क्वांटम। और यदि कोई पढ़ा भी रहा है तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है और बहुत ज्यादा चार्जेस करती है। तो ये पंजाब विधानसभा द्वारा अभी गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की लिए अलग से एक विधेयक लाया गया, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए अगले 300 करोड़ का निवेश करेंगे, जिसमें से 20 करोड़ का प्रारंभिक आवंटन के रूप में भी शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी कोड, तो एसएससी है, उस पर अभी एक कोड बना है। और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 को किस सेक्शन के अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब आप जॉब लग जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें पता रहेगी। उससे पहले आपके लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन ये जॉब लग जाएगी तो उसके बाद आपको पता चलेगा जो ये एसएससी का जो कोड है, जो उसको किस कोड को अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया गया, ये है 64। ये पूरा मामला क्या समझने की कोशिश करेंगे हम 2 मिनट में। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी किसी कोई भी जैसे वुमेन्स है वो वर्क करती है और उसका यदि बच्चा होता है तो उसको लगभग है ना 12 वीक्स का क्या मिलता है, ऑफ मिलता है, ठीक है। 12 वीक्स की उसको छुट्टी मिलती है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद दूसरा नियम ये था, यदि आप कोई बच्चा गोद लेते हैं तो आपको, यदि वो बच्चा 3 मंथ से छोटा है, ठीक है, 3 मंथ से छोटे बच्चे को गोद लेते हैं तो आपको 12 वीक्स का ऑफ मिलता है। यदि 3 मंथ से छोटा नहीं है तो आपको 12 वीक्स का ऑफ न मिलकर 6 वीक्स का ऑफ मिलता है, ठीक है। तो ऐसा तो फिर मतलब फिर क्या हुआ था, एक इस बार इस मामले में कोर्ट पे चली गई थी, एक हंसा नंदिनी करके थी। तो उन्होंने कहा ये तो मतलब ये तो अनफेयर है कि भाई भाई मैं 3 मंथ से बड़ा लूं, या वो तो मेरी चॉइस है कि मैं कितना कितना कितने साल का बच्चा लूं, इसके कारण मुझे भी 12 वीक्स का ऑफ मिलना चाहिए था। तो अभी जो 64 था इसको अभी हाल ही में रद्द कर दिया है। अब भाई कोर्ट ने रूल लिया कि ये जरूरी नहीं है वो 3 मंथ का ही होना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल बाउंडेशन हटा दी। अब 4 साल का भी हो सकता है, 6 साल का बच्चा यदि मैं गोद भी लूंगा तो मुझे तो 12 वीक्स का ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कोड था। और अभी यदि आप जॉब में लग जाएंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो 3 महीने का जो बच्चा था उस पर जो अवकाश से प्रतिबंधित करता था, ठीक है, कौन? 64। और जो एसएससी कोड होता है, सोशल सिक्योरिटी कोड था उसके अंदर। और ये केस कहाँ था? हंसा नंदिनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, और जिसमें 64 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब कोई भी हो और उस सबको क्या मिलेगा? 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और बाकी पितृत्व अवकाश का भी आह्वान है। भविष्य संकेत है कि कोर्ट ने सरकार से पितृत्व जो पापा होते हैं उनके अवकाश को शुरू करने का भी आग्रह किया है, जो साझा पितृत्व और संतुलित करने पर पारिवारिक सहायता की एक दिशा में एक प्रगतिशील कदम माना जाएगा, ठीक है भाई। जितनी महिलाओं को छुट्टियां मिलनी उतनी पिताजी को भी मिलनी चाहिए, जिससे वो फैमिली की देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में जो भव्य स्कीम है उसके तहत कितने इंडस्ट्रीज पार्क डेवलप करे जाएंगे? तो भव्य स्कीम की फुल फॉर्म होती है भारत औद्योगिक 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 भारत औद्योगिक विकास योजना करके हैं, विकास योजना, ठीक है। तो इसके तहत अभी कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 100 औद्योगिक पार्क भव्य स्कीम के तहत अभी हाल ही में इंडिया में डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। और अभी इसकी मंजूरी किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, और 33,660 करोड़ के बजट के साथ भव्य स्कीम मतलब भारत औद्योगिक विकास योजना स्कीम की मंजूरी दी है। और इसमें 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, और 100 से 1,000 एकड़ पार्क होंगे। 1 करोड़ से एकड़ तक की सहायता, वित्तीय सहायता दी जाएगी। जल निकासी, उसमें भूमिगत उपयोगिता है, डिजिटल कनेक्टिविटी, परीक्षण जो प्रयोगशाला है, जैसे बहुत सारी जो बुनियादी ढांचा है वो दिया जाएगा, ठीक है। और इससे ये होगा कि उससे अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी तो वो इंडस्ट्रियल पार्क और ज्यादा मजबूत होंगे। और जो बाहरी बुनियादी ढांचा परियोजना लागत का 25% के लिए
कनेक्टिविटी में भी सुधार के लिए किया जाएगा। तो भव्य स्कीम के तहत कितने औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी? 100। ठीक है। अभी हाल ही में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल महाराष्ट्र में लाया गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था जो जबरन धर्मांतरण होता है, प्रिवेंटिंग फोर्स्ड जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, तो उसको रोकने के लिए महाराष्ट्र ने लाया। इससे पहले आपको पता हो ओडिशा ने लेके आए थे, उसके अलावा यूपी और बहुत सारे और भी स्टेट इसके विरुद्ध कानून लाए चुके थे। तो इससे ये हो रहा है जो आप किसी को फोर्सफुली किसी को धर्मांतरण नहीं कर सकते। ठीक है। महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा बिल पास किया गया जो इसमें जबरन धार्मिक जो रूपांतरण होता है उसको रोकने के लिए कानून लाया गया। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी लागू है। और कानून का उद्देश्य है कि जो स्वैच्छिक धर्मांतरण है उसको सुनिश्चित करे, कि जो इच्छा से कोई किसी दूसरे धर्म में जाना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको आप फोर्सफुली ये सारी चीजें नहीं करते। और यदि फोर्सफुली करेंगे तो आपको 7 से 10 साल की सजा या 1 से 1.5 लाख का आपके ऊपर जुर्माना ठोक दिया जाएगा। और जो सामूहिक जो धर्मांतरण होता है उस पर रोकने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किसने लाया? अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। हाल ही में चर्चा में जो फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम है उसको किस उद्देश्य के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो जरूर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लिडार का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग लिडार क्या होता है? तो लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। एक्चुअली में कुछ नहीं है, लिडार टेक्निक्स होती है जिससे आप है ना मतलब चीजें पता कर सकते हैं। और हवा का जो लिडार जो बॉय सिस्टम है फ्लोटिंग, अभी क्या हुआ तो इसका मतलब है जो समुद्र के जो ऊपर हवा होती है उसका मापन करने के लिए लिडार टेक्निक का अभी उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिडार का मतलब फ्लोटिंग होता है, ये पानी के ऊपर एक सिस्टम ऐसे तैरता रहेगा और उस पर कौन सी टेक्नोलॉजी लगी होगी? लिडार टेक्नोलॉजी। इससे ये लिडार टेक्नोलॉजी पता कर पाएगी जो समुद्र के ऊपर है ना, इससे ऊपर जो 300 मीटर तक ये क्या करेगी? 300 मीटर तक ऊपर किस तरह की हवा है, कितना इसकी स्पीड है, ये सारी चीजें चेक कर। तो आपको लगेगा इससे क्या फायदा होगा? इस डब्बे को आप कहीं भी पानी पे छोड़ दो और जो उससे पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे कितनी हवा है, कितना प्रेशर है, सारी चीजें। तो इससे ये होगा जैसे आप इसके ये समुद्र का तट है तो इसके ऊपर हमें जो विंड टर्बाइन होती है उसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो इसको किस तरह से आप टेस्टिफाई करोगे? हर जगह तो आप विंड टर्बाइन लगा नहीं सकते, तो इस टेक्नोलॉजी को आप छोड़ दो और ये पता कर लेगी यहाँ पे सबसे ज्यादा हवा कहाँ पे आ रही है, तो उसके जो आसपास का रीजन है वहां पे जो विंड टर्बाइन लगेंगे, जिससे क्या होगा हमें ज्यादा से ज्यादा उसमें एनर्जी जो हमें उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टेक्नोलॉजी आपको समझ में आई होगी। ठीक है। ये किसके द्वारा विकसित की गई? NIOT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी है उसने किया गया। तो तट के पास मतलब आपको बता तट के पास जो फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इससे पता चल जाएगा कि हमको यहाँ पे विंड टर्बाइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। और ये क्या करेगा? जो डेटा संग्रह करेगा, ये जो लेजर पल्स है भेजकर पवन की गति और दिशा को मापता है। किसको? तो हवा का कितनी स्पीड चल रही है और उसकी किस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा स्पीड चल रही है। और ये 300 मीटर तक के पवन को प्रोफाइल को मापता है। तो ये 300 मीटर ऊपर तक के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हवा किस तरह सबसे ज्यादा वेग कहाँ पे है, तो वो सब चीजों को माप लेता है। इससे क्या होगा? जो अपतटीय पवन ऊर्जा है उसमें भारत जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी पहल को और ज्यादा मजबूती मिलेगी कि हम सबसे ज्यादा मतलब वो है ना टेक्नोलॉजी के लिए हम चीजें सोच पाएंगे कि हाँ यहाँ पे लगा देंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी। और सबसे ज्यादा यदि एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो हम और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। तो जो फ्लोटिंग लिडार सिस्टम है ये 300 मीटर तक काम करता है और ये क्या करता है? ये पता करेगा कि उसमें पवन की दिशा क्या है, या मतलब जो एयर चलती हवा चलती है उसकी गति और दिशा को ये मापता है। हाल ही में लॉन्च की गई दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मतलब है जो सहकारी संस्थाएं होती है उनको दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में जो सहकारी मंत्री उन्होंने दीर्घ अवधि कृषक पूंजी सहकार योजना लॉन्च की गई है। ठीक है। इसमें क्या होगा? जो सहकारी समिति होती है उनको दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना। एनसीडीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीडीसी क्या होती है? जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होती है, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। ठीक है। कब की गई? और जो सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में जो ऋण है उसको प्रवाह के लिए ये सारी चीजें लाई गई है। और 2021 में सहकारी मंत्रालय का गठन किया गया था और इसके सहकारी मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। तो 2021 में सहकारी मंत्रालय का गठन किया गया और एनसीडीसी की स्थापना कब की गई थी? एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित है एनसीडीसी जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और मार्च 2026 में एनसीडीसी की योजना की अभी शुरुआत की गई जिसमें दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना लॉन्च की गई है।
अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में घोषित कोकोनट प्रमोशन एक स्कीम 2026-27 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना है, इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम्स बाय इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी। तो अभी हाल ही में आपको पता है सबसे ज्यादा जो कोकोनट दुनिया में पैदा होता है वो इंडिया में पैदा होता है, ठीक है। और जो अपना जो तटीय रीजन है, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, और जो केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कोकोनट होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य है कि भाई अभी फार्मर की जो इंक्रीज करो इनकम बाई इनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, हम ज्यादा करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इसकी घोषणा कब हुई थी? इस बजट में घोषणा घोषणा हुई थी। और भारत की स्थिति बात करें तो ग्लोबल रैंक में एक है, पहले नंबर पे, और उत्पादन लगभग 21,373 मिलियन नट्स पर ईयर हम पैदा करते हैं। और इसमें हाई यील्ड वेराइटीज लगेंगे, और प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन और जो वैल्यू एडिशन है उस पर फोकस किया जाएगा इस स्कीम के तहत, जो नारियल विकास योजना है उसके तहत। और लगभग 300 करोड़ का, लगभग 350 करोड़ का आवंटन किया गया है, और 303 करोड़ से ज्यादा लोग इस पे डिपेंड है। हाल ही में चर्चा में रहा कि क्योंकि अभी इसको एक्सपोर्ट और उसकी प्रोसेसिंग पर बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर याद रहा होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रम्बन टेम्पल लोकेशन किस देश में स्थित है? तो ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि अभी इंडिया और जो इंडोनेशिया है ये दोनों मिलकर इस जो मंदिर है उसको क्या करेंगे, उसको डेवलप करेंगे टुगेदरली, ठीक है। तो उनको दोनों साथ में मिलकर इस मंदिर का विकास करेंगे, इसके लिए चर्चा में रहा था। तो याद रखना, प्रम्बनन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? ये तब मतलब इंडोनेशिया में। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अभी इंडिया और इंडोनेशिया मिलकर इसको क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे। और किस स्थान पर? योग कार्टा करके स्थान है इंडोनेशिया, वहां पे स्थित है। और ये 9वीं शताब्दी में जो संजय डायनेस्टी है उसके द्वारा इसको निर्मित किया गया, और जो यूनेस्को है उसमें 1991 में इसको शामिल कर दिया गया था। और ये हिंदू त्रिमूर्ति शिवा, विष्णु और ब्रह्मा का समर्पित एक टेम्पल है। और ये रोरो, इसका स्थानीय नाम है रोरो जोंगरांग। क्या नाम है? रोरो जोंगरांग। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। भारत की जो हेरिटेज डिप्लोमेसी है उसके तहत इसको अभी विकसित किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन अपने को याद रहे होंगे एक एक करके। और ऐसी क्लास इंटरेस्टिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।